स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान का सेट 1 झारखंड बोर्ड का क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें पहले देखेंगे कि कितना समय का एग्ज़ाम होने वाला है और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और कितने सवाल होंगे। तो जैसा लिखा हुआ है 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि टोटल 1 घंटा 30 मिनट 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा और 40 प्रश्न हो गए और 40 प्रश्न एक मार्क्स के होंगे, यानी कि 40 नंबर के। 40 प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें एक सही होगा, उसमें से एक टिक मारना होगा और गलत मारने पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। इसलिए हमें सभी क्वेश्चंस को मारना, किसी को छोड़ना नहीं है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं, समतल, उत्तल या अवतल दर्पण का। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि सी। सेकेंड क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों होता है। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड, फोकस दूरी त्रिज्या की आधी, यानी r/2। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, नहीं बदलती है प्रकाश के अपवर्तन में। तो वो क्या है, आवृत्ति नहीं बदलती है। हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा आवृत्ति। फोर्थ क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण में जब परावर्तन होती है तो किरण फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बी, फोकस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखें तो वस्तु के बराबर आकार एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो जैसा हम लोग अपने जो कंघी करते हैं, घर का आईना जो होता है दर्पण, वो कैसा होता है, समतल दर्पण, जिसमें हमें अपना आकृति के बराबर दिखाई देता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों अगर प्रकाश का अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, दोनों के दो नियम होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। अभी हमने देखा कि अगर फोकस दूरी और त्रिज्या का कैलकुलेशन है तो फोकस दूरी क्या होता है, त्रिज्या का हमेशा आधा होता है। फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, तो 50 का आधा 25। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25। तो ये हमारा 25 हो जाएगा, यानी कि सी। हमारा इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं, उत्तल लेंस में जो भी फोकस हो या फिर क्षमता जो अगर पूछे तो ये पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि ये राइट साइड इसका फिगर बनता है। उत्तल लेंस जब लिया जाता है तो जो भी हमारा लाइट आता है वो किधर बनता है, राइट साइड में ही इमेज बनता है। तो राइट साइड जो इमेज बनता है वो प्लस के लिए होता है। तो हमें यहाँ प्लस लेके चलना है। तो अगर और भी फोकस दूरी और क्षमता के बीच रिलेशन क्या होता है उसको जान लेना है। तो फोकस दूरी और इसके रिलेशन क्या है, तो फोकस दूरी और क्षमता के बीच रिलेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है, या फिर बोल सकते हैं जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी 1/f होता है, लेकिन f मीटर में होना चाहिए। अगर कोई चीज़ मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें उसको पहले कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। क्षमता को हम लोग अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1/1। खुद मीटर में है, फोकस क्या होता है, f दिया हुआ है, 1/1, तो आंसर हो जाएगा। और क्षमता जो होता है वो डायोप्टर में होता है, d से। तो हमारा सही उत्तर होगा 1 डायोप्टर, यानी कि प्लस वाला। उत्तल लेंस हमेशा प्लस में लेना है। अगला प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। तो अभी देखें क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, वेग स्पीड इसका न्यूनतम किस में होता है। तो हमें पता है प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है, यानी कि जहाँ हवा भी ना हो। फिर हमारा हवा का बारी आता है, हवा में, फिर जल में, फिर कांच में, यानी ठोस में सबसे कम होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांच में। इसलिए कभी भी जल में नहीं मारना है, कांच का
जो न्यूनतम है 1.5 के आसपास होता है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कांच। अगला प्रश्न है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो अभी हमने देखा कि क्षमता जो होता है वो फोकस का उल्टा होता है 1/f, लेकिन फोकस किस में होना चाहिए, मीटर में, लेकिन सभी ऑप्शन किस में, इसमें सेंटीमीटर में है। तो हमें जो भी निकलेगा उसको हमें मीटर में निकलेगा, उसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें पता है कि ये जो हमारा दिया हुआ 4 डायोप्टर, तो हमें जैसे पता है कि f बराबर भी हम 1/, क्षमता बोल सकते हैं, तो 1/4, तो ये पर सेंटीमीटर निकल गया। इसको हम ये पर मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 यानी 25 चौका 100, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ भी वही है, फोकसांतर यानी किस चीज़ का बोला गया है, उत्तल लेंस। तो हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस का पॉजिटिव होगा, जो भी आंसर होगा पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकस, और क्षमता पूछा, तो क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, यानी 1/50। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से गुना कर देंगे, तो 50 दूना 100, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 डायोप्टर, वो भी प्लस वाला। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा कांच में, पानी में, हवा में या निर्वात में। अभी जैसे हम लोग देखें, जहाँ पर कोई भी कण ना हो तो वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रकाश होता है, हवा भी। निर्वात हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का अर्थ है जहाँ पर हीट क्या करना होता है, देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। ऊष्माशोषी में, ऊष्माशोषी क्या करता है, हीट लेता है, और ऊष्माक्षेपी में हीट निकलता है, देना नहीं पड़ता है। तो श्वसन में हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो वो गर्म हवा निकलता है, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए, ताकि जो चिप्स के पैकेट हैं, वो कुरकुरे के पैकेट है, वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए कौन सा गैस भरा जाता है, हवा भरा जाता है, वो नाइट्रोजन गैस। फिर अगला प्रश्न जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना, तो सबसे पहले बता दें कि जंग जो लगता है वो ऑक्सीजन और पानी की वजह से लगता है। हमारे लोहा में जो जंग लगता है, लोहा में क्या रहता है, आयरन, और वो ऑक्सीजन जब उसके संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है, आयरन ऑक्साइड का, जो भूरा रंग का होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और आयरन क्या करता है, एक दूसरे से मिल जाता है, संयोजित हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, संयोजन। अगला प्रश्न है कि किस अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन की बात करें तो उपचयन किसे कहते हैं, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए उसे उपचयन कहते हैं। और अगर ऑक्सीजन घट जाए और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाए तो उसे हमें अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पूछा गया उपचयन किसके साथ हो रहा है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिंक बन गया, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन में कमी हुआ है, कमी को अपचयन बोलते हैं, ना कि उपचयन। यहाँ अगर कार्बन को देखें तो कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ गया है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो यहाँ उपचयन किसके साथ हो रहा है, तो कार्बन के साथ हो रहा है, इसलिए कार्बन ऑक्साइड को नहीं डालना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्बन बी। तो अगला प्रश्न है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित किसे कहते हैं, जहाँ अभिकारक यानी कि तीर के इस पार, तीर के इधर और तीर के इधर हमारा जो दिए हुए हैं तत्व वो समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी अभिकारक और उत्पाद का संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अगर चारों ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ कैल्शियम 1, यहाँ भी कैल्शियम इस पार भी 1 है। इधर देखा जाए अभिकारक में ऑक्सीजन इधर 2 है और यहाँ 2, 4 गो अभिकारक में ऑक्सीजन है। और अगर देखें इधर 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 4 है। फिर अगर देखा जाए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है। और अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ कार्बन 3 है, और कार्बन की संख्या कहीं है, नहीं है। तो ये हमारा संतुलित नहीं है। आगे देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ये भी संतुलित नहीं है।
यहाँ एल्युमिनियम 4 है, यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ भी संतुलित नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करें कॉपर 2 है और ऑक्सीजन 2 है, कॉपर 2 और ऑक्सीजन 2, तो यहाँ और एक काम हो जा रहा है कि कॉपर 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, तो दोनों समान वैल्यू के हैं, इसलिए हम 2 2 हटा के इसको संतुलित मान सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, ना कि ये, क्योंकि यहाँ कार्बन एक ही है और यहाँ कार्बन 3 है, इसलिए हमारा सही उत्तर ए नहीं होगा, क्योंकि बहुत तो कोई ए मार दे रहा है, इसलिए हमें देखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है कि जब लीड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन किया गया तो लीड क्लोराइड और कॉपर को अलग कर दिया गया। तो यहाँ अगर देखा जाए तो किसके यौगिक को छीना जा रहा है, तो कॉपर में क्लोरीन है, जो क्लोरीन यौगिक को किसको छीन रहा है, लीड छीन के ले जा रहा है अपने साथ और कॉपर को अकेला कर दे रहा है ना। क्या है, एक तरह से वो भी एक तरफ से ही छीन रहा है, दोनों तरफ से आदान प्रदान नहीं हो रहा है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर, जो अम्ल और क्षारक का पता करता है। गंधीय सूचक में प्याज और लौंग का तेल आता है, लौंग, तो यहाँ पे प्याज हमारा गंधीय सूचक कहलाएगा। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हमारा डी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। अगला प्रश्न है कि इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है। अगर इस चित्र को अच्छा से देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग किया जा रहा है पानी से, यानी उसमें क्या बैटरी से जोड़ा गया है, यानी करंट दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके पानी का जो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको अलग करने का काम किया जा रहा है। अलग जहाँ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है, तनुकरण प्रक्रिया में होती है। तनुकरण प्रक्रिया जब हम करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो किस चीज़ में कमी या वृद्धि हो जाती है, H+ आयन और OH- आयन के सांद्रता में कमी आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन है, प्रकाश की मदद से उसको तोड़ा जाता है। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ के सिल्वर और ब्रोमीन में तोड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद रख लेना है, हमारा सही उत्तर ए होगा, जब इसे हम प्रकाशीय वियोजन के द्वारा तोड़ा जाता है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, हमें पता है। अमीबा के पास जब भोजन आता है तो वो क्या करता है, कुटपाद का निर्माण करता है, एक कुटपाद का निर्माण करता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुटपाद, ऑप्शन सी। तो प्रश्न है, पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, तो वो हमारा पित्त करता है। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण पित्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी यानी कि स्वयं अपना पोषण करे। अमरबेल तो परजीवी पोषी है। यहाँ पे आम एक पेड़ का नाम है, आम पेड़ को कहा जा रहा है, तो पेड़ पौधा ये सब क्या है, स्वपोषी जीव में आते हैं। तो आम हमारा क्या हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। आलिंद और निलय होता है, 2 आलिंद और 2 निलय, तो हमारा कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन को कहते हैं, हमारा सही उत्तर हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई वृकाणु को कहते हैं, इसे याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। वृक्क की क्रियाशीलता को कम होने पर जो रक्त से शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस छानने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनन की मूल घटना क्या है। युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, DNA की प्रतिक्रिया बनना या भ्रूण का बनना। तो हमारा सही उत्तर है DNA की प्रतिकृति बनना, जनन की मूल घटना। अगला प्रश्न है, दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है।
तो ये जो चित्र दिया गया है किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बहुखंडन को। अगला प्रश्न दिया गया है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन, परागन, अंकुरन या संलयन। नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करते हैं उसे निषेचन कहते हैं, हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, तो टेस्टोस्टेरोन लड़का के लिए और प्रोजेस्टेरोन लड़की के लिए। अगर यहाँ लड़का की जगह पे लड़की पूछा होता तो प्रोजेस्टेरोन सही उत्तर होता, लेकिन यहाँ लड़का पूछा है तो लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अगला प्रश्न है सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। सौर स्थिरांक सोलर कांस्टेंट का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, ये याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक, जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, इसलिए इसे याद रख लेना है। लास्ट प्रश्न है महासागरीय ताप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के तल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होना चाहिए, तो कितना का अंतर होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। तो दोस्तों जो भी बच्चे लिख रहे हैं इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम, उन्हें शेयर जरूर करें अपना भाई बंधु अपने मित्र को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी वीडियो इसी तरह का मिलते रहेगा। धन्यवाद।